हेलो फ्रेंड्स, वीडियो लेक्चर की सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए आज से हम ज्योग्राफी के पैटर्न में अब सीधे उतर आए हैं। छत्तीसगढ़ की ज्योग्राफी से हम इनिशिएट कर रहे हैं हम छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान को। तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ की ज्योग्राफी स्टार्ट करने से पहले जरूरी हो जाता है कि हम सिलेबस से अच्छे से रूबरू रहें या सिलेबस के बारे में हमें जानकारी अच्छे से रहे। तो मैं आपको बता दूं कि आप सिलेबस के बारे में आप टोटली मेरा लेक्चर्स को या टोटली वीडियोस को फॉलो करेंगे तो आपको सिलेबस टैली हो जाएगा, है ना। तो इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि मैं यहाँ जो क्लास कराऊं टॉपिक वाइज उस चीज को आप करते रहें। जहां तक कमेंट्स और आपके रिप्लाईज का आंसर की बात है या फिर किसी को यदि चैनल का फॉर्मेट नहीं समझ में आ रहा तो आप उस चीज को जब सब्सक्राइब करेंगे तो मैं आपको एक बता दूं, जब मेरा चैनल ओपन होगा आवान आनंद के नाम से, तो उसमें एक होम पेज होगा, एक वीडियोस होगा, एक प्ले लिस्ट होगा। तो आप प्ले लिस्ट में जाइए। प्ले लिस्ट में जब आप जाएंगे तो बाकायदा कोडिंग सहित दिया हो, जैसे वीडियोस वन में भी क्या लेक्चर ए या लेक्चर बी, इस तरीके से तो आप देखेंगे तो वहां आपको एक सीक्वेंस में एक ऑर्डर में चीजें मिल जाएंगी। तो आप वहां से अपडेट हो सकते हैं। आप सब्सक्राइब करेंगे तो आप खुद ब खुद अपडेट रहेंगे। और एक फैक्ट्स मैं आपको ओपनली बता दूं इस वीडियो लेक्चर्स के माध्यम में, जो भी इस वीडियो लेक्चर्स को सुन रहे हैं, जो भी इस वीडियो लेक्चर्स को का थोड़ा भी फायदा उठाना चाहते हैं, आप टोटली अदर चीजों पे बिलीव किए बगैर आप कंटेंट पे बिलीव कीजिए। आपको क्या पढ़ाया जा रहा है या क्या चीज नहीं पढ़ाया जा रहा है ये आपको खुद ब खुद समझ में आएगा। अभी हम 20 या 22 वीडियो के बाद हम आपका टेस्ट भी यहाँ रखेंगे। टेस्ट में आपको एक्सप्लेन भी करेंगे तो आपको चीजें उससे बेहद अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगी। तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। अगर आप रिसोर्सेज से कहीं से पढ़ते होंगे तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज इन चीजों का एहसास हो गया होगा। तो हम अदरवाइज चीजों को फालतू या चीजों को सोचने की बजाय हम सीधा टॉपिक पे आते हैं। अब हम टॉपिक पे आते हैं। तो आज हम स्टडी करने जा रहे हैं ज्योग्राफी के बारे में। तो ज्योग्राफी में हमारा सबसे पहला ज्योग्राफी के बारे में स्टडी करेंगे तो हमारे यहाँ सबसे पहला टॉपिक है वो है रॉक्स फॉर्मेशन का या चट्टानों के बारे में। तो चट्टानों के बारे में जब भी हम जानकारी लेना चाहें या चट्टानों के बारे में जब भी हम स्टडी करना चाहें तो जरूरी हो जाता है कि हमको टोपोग्राफी के बारे में जब भी हम किसी स्टडी करते हैं तो या रॉक्स के बारे में जब भी हम कभी स्टडी करते हैं तो जरूरी होता है कि आप एटलीस्ट अर्थ के फॉर्मेशन को समझिए, है ना। मैंने ये देखा है कि हम जब भी अर्थ के रॉक के बारे में जब भी पढ़ते हैं हम सीधे आर्कियन रॉक या कडप्पा रॉक या धारवाड़ रॉक ऐसे करके हम सीधे स्टडी करना चालू कर देते हैं। तो जरूरी ये नहीं है कि हम चीजों को ऐसे पढ़ें, जरूरी ये है कि हम पहले अर्थ का फॉर्मेशन पढ़ें, उसकी ज्योग्राफी को जाने, उसके बाद हम ये अगला स्लॉट आता है कि हम रॉक्स को पढ़ें। तो मैंने इस लेक्चर का डिजाइनिंग वैसे किया है, ठीक है। मे भी शायद ये जो टॉपिक है कंटिन्यू 2 या 3 लेक्चर्स में या 2 या 3 वीडियो में कंप्लीट हो। कोशिश रहेगी कि मैं एक वीडियो में कंप्लीट करूं, लेकिन अब देखते हैं। तो सबसे पहले हम चीज आते हैं सम मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिक फैक्ट्स फॉर रॉक फॉर्मेशन। अब हम आ गए हैं, आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ की ज्योग्राफी पे। ज्योग्राफी से हम स्टार्ट करें, इसी में हम एक एक डिस्ट्रिक्ट के बारे में भी स्टडी करेंगे। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रॉक के फॉर्मेशन से। तो सम मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिक फैक्ट्स फॉर रॉक फॉर्मेशन, यानी कि चट्टानों के निर्माण हेतु आधारभूत तत्व क्या क्या हैं या तथ्य क्या क्या हैं। तथ्य के अलावा आप यहाँ पे तथ्य भी कर दीजिए, तथ्य क्या क्या जरूरी है। तो सबसे पहले आता है इसमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। सबसे पहले क्या आता है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। तो हमें सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि हम पहले ये जाने कि हमारे पृथ्वी की जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या क्या चीजें शामिल होती हैं। तो मैं आपको बता दूं हमारे पृथ्वी के स्ट्रक्चर में ये 4 चीजें शामिल होती हैं, 4 गोले शामिल होते हैं। कहने का मतलब 4 स्फीयर शामिल होते हैं। वो स्फीयर कुछ इस तरीके हैं, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और बायोस्फीयर। एक्चुअली में ये जो चारों चीजें हैं, स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल और जीव मंडल, इन चीजों को भी 2 स्लॉट्स में डिवाइड किया गया है। एक ऐसे जो कि अजैविक स्फीयर है, और एक ऐसे जो कि जीवमंडल यानी कि जैविक स्फीयर है, यानी कि जैविक गोले हैं। तो कुल मिला के अजैविक गोले में स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल, ये 3 चीजें आती हैं, जबकि जैविक गोले में जीव मंडल आता है। एक चीज मैं आपको बता दूं, यदि आप अर्थ का स्ट्रक्चर देखते होंगे तो अगर आप ये समझिए, ये एक समुद्र है या एक पानी है तो ये कहलाता है जल मंडल, ये कहलाता है स्थल मंडल। इसके ऊपर का जो एरिया है ये एरिया कहलाता है
वायुमंडल, और वायुमंडल और स्थल मंडल के बीच का जो एरिया है वो कहलाता है जीवमंडल, जिसपे जीव जंतु निवास करते हैं, वो कहलाता है क्या? जीवमंडल, जिसमें जीव जंतु निवास करते हैं, जिसमें पशु पक्षी जीव जंतु सभी अपने भरण पोषण का कार्य करते हैं। वो जो जिस स्फीयर के अंदर या जिस गोले के अंदर या जिस मंडल के अंदर करते हैं वो क्या कहलाता है? जीवमंडल कहलाता है। इतनी चीजें क्लियर? आई होप। अब आगे चलते हैं। ये हो गया हमारा ए के फॉर्मेट में, हम इन चीजों को पता चला कि हम पृथ्वी की सतह के 4 गोले, स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल और जीवमंडल। अच्छा, जीवमंडल को जो कंसिडर किया जाता है वो 8 किलोमीटर के लेंथ को कंसिडर करता है, यानी कि स्थल मंडल से वायुमंडल के बीच का जो गैप है वो 8 किलोमीटर क्या कहलाता है? जीवमंडल कहलाता है। अब हम आते हैं पृथ्वी की रासायनिक संगठन के बारे में जाने कि पृथ्वी में आखिर कौन कौन से तत्व हैं। यदि जब हम इनके बारे में जानेंगे तो हम इसके बाद पृथ्वी की आंतरिक संरचना देखेंगे, पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी की संरचना देखेंगे। भू प्रॉपर्टी मतलब पृथ्वी के क्रस्ट का हम फॉर्मेशंस देखेंगे कि पृथ्वी का क्रस्ट किन किन चीजों से मिलकर बना है। उसके अलावा पृथ्वी की आंतरिक संरचना है वो किस तरीके से है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, इनके बारे में स्टडी करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं पृथ्वी की रासायनिक संगठन से, यानी कि केमिकल कंपोजिशन ऑफ अर्थ। केमिकल कंपोजिशन ऑफ अर्थ में ये एक 100% का एक सर्कल है जिसमें आयरन कंटेंट Fe मतलब बोलिए आप लोहा, यानी कि पृथ्वी में जो लोहे की मात्रा है वो 32.1% है, यानी कि अप्रॉक्स आप ये ले सकते हैं कि 32% क्या पाया जाता है? लोहा या आयरन पाया जाता है। ऑक्सीजन के लिए इसी तरीके से आप मात्रा लेंगे तो हमारे अर्थ में ऑक्सीजन 30.1 यानी 30% पाया जाता है। इसके अलावा यदि आप सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन 15.1% पाया जाता है। इसके अलावा यदि आप मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम 13.9% या 14% के अप्रॉक्स पाया जाता है। इसके अलावा ये जो स्फीयर, ये वाला जो पार्ट बच जाता है, इसमें शेष रिमेनिंग चीजें आती है, मतलब छोटी छोटी चीजें जिनमें है सल्फर, निकिल, कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम। सल्फर, निकिल, कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम। सल्फर में 2.9% सल्फर पाया जाता है और निकिल 1.8% पाया जाता है, कैल्शियम 1.5% पाया जाता है एंड एल्यूमिनियम 1.4% पाया जाता है। ये जो डाटा है या ये जो स्ट्रक्चर है ये geography.com की एक वेबसाइट है, वहां से निकाला गया है। तो आप इस चीज को अच्छे से नोट डाउन कर लें, ये जनरली बुक्स में नहीं मिलता है। तो पृथ्वी का रासायनिक संगठन या केमिकल कंपोजिशन ऑफ अर्थ कुछ इस तरीके का है। ठीक है, अब एक स्लॉट हो गया ए, एक स्लॉट हो गया बी। हमने स्लॉट ए और स्लॉट बी दोनों के बारे में स्टडी कर लिया। अब आते हैं हम स्लॉट सी में। स्लॉट सी में हम समझेंगे पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी की संरचना। सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि हम ये समझें कि व्हाट डू यू मीन बाय क्रस्ट या व्हाट डू यू मीन बाय पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी, यानी कि हम पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी से क्या समझते हैं। पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी का मतलब ऐसा है कि हम जितनी भी जैविक क्रियाएं करते हैं, जिस स्थल के ऊपर करते हैं, जो स्थल रहता है जिसके ऊपर हम सब भी क्रियाएं करते हैं या नॉर्मल अपने वर्क करते हैं, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है पृथ्वी का क्रस्ट, यानी सबसे ऊपरी सतह या सबसे ऊपरी हिस्सा क्या कहलाता है? पृथ्वी का क्रस्ट। उसका जो वेट होता है वो 0 होता है, उसका खुद का कोई वेट नहीं होता है। ये मैं आपको चीजें आगे बताऊंगा, आपको धीरे से आगे समझ में आएगा, अभी ऐसा नहीं समझ में आएगा। आप ये समझिए कि पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी की संरचना जो होती है वो उसमें सबसे ऊपरी हिस्सा जो होता है क्रस्ट कहलाता है। जो भू प्रॉपर्टी है उसका मतलब ही होता है इंग्लिश में क्रस्ट, यानी कि स्थल मंडल का सबसे ऊपरी हिस्सा। अब हम भू प्रॉपर्टी की संरचना के बारे में डिस्कशन करने से पहले हम ये चीज जाने कि चीजों में होता क्या क्या है। आप आइए ऑक्सीजन से स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी की संरचना में सबसे ज्यादा जो स्थल मंडल में पाया जाने वाला चीज है, मैं वायुमंडल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं स्थल मंडल की बात कर रहा हूं। स्थल मंडल पे सबसे ज्यादा पाया जाता है ऑक्सीजन 47%। इसके बाद सिलिकॉन 28%, ऑक्सीजन जो है 47%, सिलिकॉन 28%, एल्यूमिनियम जो है 8.1%, आयरन 5.1%, कैल्शियम 3.8%, सोडियम 2.9%, पोटेशियम 2.6%, मैग्नीशियम 2.1%। अगेन आई रिपीट इट, ऑक्सीजन 47%, सिलिकॉन जो पाया जाता है 28% पाया जाता है, एल्यूमिनियम 8.1%, आयरन 5.1%, कैल्शियम 3.8, सोडियम 2.9, पोटेशियम 2.6
एंड मैग्नीशियम 2.1%। ये पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह की संरचना है। याद रखिएगा, ये होल अर्थ का केमिकल कंपोजिशन है। आप इन दोनों में डिफरेंस समझिए। ये अर्थ के टोटल ओवरऑल केमिकल कंपोजिशन है। ये अपन यहाँ जो पढ़ रहे हैं, यहाँ जो स्टडी कर रहे हैं, ये अर्थ के होल केमिकल कंपोजिशन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। और यहाँ पे अर्थ के वो प्रॉपर्टी यानी कि क्रस्ट में उपस्थित एलिमेंट्स की परसेंटेज के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, वो कितनी चीजें आपको क्लियर होगी। हम चीजों के लिए और आगे बढ़ते हैं, हम आगे स्टडी जब करते हैं तो हम अर्थ को टोटली इस तरीके से कट कर देते हैं। अर्थ को हम, इसको मैं रफ कर देता हूं चीजों को थोड़ा सा समझाने के लिए, मैं इस पे समझाऊंगा यहाँ पे। होप आप इसको नोट कर लिए होंगे इस पार्ट को। इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, तो ये जो अर्थ है, अर्थ को काट के दिखाया हुआ ये पोर्शन, इसमें अर्थ के एक तरफ घनत्व को बताया गया है, एक तरफ घनत्व को बताया गया है, और इसमें एक तरफ जो ये है इधर डिस्टेंस यानी कि दूरी यानी कि गहराई को बताया गया है। जब भी हम अर्थ में नीचे जाते हैं, नीचे की तरफ जाते हैं, तो याद रखिएगा 3 चीजें होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला होता है घनत्व, दूसरा होता है प्रेशर यानी दाब, तीसरा होता है टेम्परेचर यानी कि ताप। तीनों चीजें अर्थ की नीचे जाने पे यानी कि पृथ्वी के नीचे जाने पे, गहराई पे जाने पे तीनों चीजें बढ़ती हैं। घनत्व भी बढ़ता है, वहां का दाब भी बढ़ता है, वहां का टेम्परेचर भी बढ़ता है। तो हम चीजों को आगे समझते हैं। चीजों को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये पृथ्वी में ये चीजें हैं, ये हिस्सा, ये जो ऊपरी हिस्सा यहां आपको डायग्राम के फॉर्म में दिख रहा है, ये कहलाता है क्रस्ट, यही कहलाता है भूप्रॉपर्टी। ये क्या कहलाता है? भूप्रॉपर्टी, भूप्रॉपर्टी। ठीक है, यही हिस्सा कहलाता है क्रस्ट, सबसे ऊपरी हिस्सा। इसको जनरली जो लिया जाता है 0 to 300 मीटर लिया जाता है, जनरली जो लिया जाता है। कुछ किताबों में 3 किलोमीटर तक के भी रेंज को लिया जाता है। इसके बाद क्रस्ट के बाद ये जो डॉट 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 का जो पॉइंट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये कहलाता है दुर्बलता मंडल। दुर्बलता मंडल एक्चुअली में पृथ्वी को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया। पहला क्रस्ट, दूसरा मेंटल, तीसरा क्रोड। पहला क्रस्ट, दूसरा मेंटल, तीसरा कोर। इसको 2 पार्ट में, एक इनर कोर यानी कि आंतरिक, एक आउटर कोर यानी कि बाह्य। मेंटल में इनर, मिडिल एंड आउटर, और ये सबसे ऊपरी हिस्सा। तो इन 3 तरीकों से भी बांटा गया है। तो आप ऐसे समझें या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं। तो हम कोशिश करते हैं हम चीजों को ऐसे समझें। मैंने आपको बता दिया कि क्रस्ट का एक सिंगल फॉर्म क्रस्ट, मेंटल को 3 पार्ट में, इनर मेंटल नीचे की तरफ, मिडिल मेंटल, फिर अपर मेंटल, उसी तरीके से कोर, आउटर कोर, देन इनर कोर। अब आप देखिए इसको ध्यान से, तो ये जो रेजिन होता है, इस रेजिन का जो घनत्व होता है वो 3.3 होता है। यहाँ की जो डेंसिटी होती है वो 3.3 होती है। ठीक, ये कहलाता है एरिया भूप्रॉपर्टी। उसके जस्ट नीचे का एरिया ये प्लास्टिक एरिया होता है। प्लास्टिक एरिया कहने का मतलब यहाँ प्लास्टिसिटी पाई जाती है, यानी कि ये जो रेजिन होता है थोड़ा सा लचीला होता है, प्लास्टिक फॉर्म रहता है। इसी वजह से इसको जो कहा जाता है, इसी वजह से इसका नाम कहलाता है दुर्बलता मंडल। दुर्बलता मंडल। इसके बाद हम अब जब आगे बढ़ते हैं तो ऊपरी मेंटल यानी कि अपर मेंटल, हाँ, बीच में मिडिल मेंटल यानी कि मध्यवर्ती मेंटल, और निचला मेंटल, तीनों चीज आती हैं। तो सबसे पहले ये जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है ये सॉलिड होता है। सॉलिड ये जो होता है हल्का सा प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक नेचर का होता है। और ये जो पार्ट होता है यहां तक, यानी कि ये पार्ट आप ले लीजिए पूरा मेंटल, ये पूरा मेंटल जो होता है सॉलिड फॉर्म होता है, पूरा चीज सॉलिड फॉर्म रहता है। इसके अलावा जब आप मेंटल के बाद नीचे उतरते हैं यानी कि क्रोड में, कोर या क्रोड बोलिए, तो क्रोड में जब उतरते हैं आप, तो यहाँ पे 2 चीजें होती है, एक आउटर कोर होता है और एक इनर होता है। जो इनर कोर होता है वो टोटली सॉलिड होता है, टोटली कंप्लीटली सॉलिड होता है। जो आउटर कोर होता है यानी कि जो बाह्य क्रोड होता है
वो लिक्विड फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म। मैं ये सब चीजें आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हम इन्हीं सब चीजों के बारे में जब अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे तब हम ये समझेंगे कि कोई भी चट्टान, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान या मेटामॉर्फिक रॉक यानी इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान या रूपांतरित चट्टान कैसे, उसमें प्रेशर, टेम्परेचर, घनत्व का क्या क्या रोल है। तो हम बेसिक फॉर्म में पहले हम चीजों को ऐसे समझ रहे हैं, फिर हम इसको आगे करेंगे कंटिन्यू। मैं आपको इस चीज को कंटिन्यू करता हूँ, एक बार मैं आपको और रिवाइज करा देता हूँ मैंने क्या क्या कहा। जो पृथ्वी का सबसे ऊपर पार्ट होता है वो पृष्ठ कहलाता है, ये वाला पार्ट दुर्बलता मंडल कहलाता है, फिर अपर मंडल, फिर लोअर मंडल, फिर आउटर कोर, फिर इनर कोर यानी कि स्थल मंडल या भूपापट्टी, उसके बाद दुर्बलता मंडल, ऊपरी मंडल, निचला मंडल, ऊपरी कोड और अंतः कोड। ऊपर से नीचे आने पर डेंसिटी कंटिन्यू बढ़ती है। डेंसिटी जो बढ़ती है, पहले 3.3, फिर 4.3, फिर 6.3, फिर 12.3, जो सबसे लास्ट पॉइंट होता है वहां पे जो डेंसिटी हो जाती है 13.6 के अप्रॉक्स हो जाती है। ठीक है, डिस्टेंस की यदि आप बात करेंगे तो जो ऊपरी मंडल रहता है वो तकरीबन 200 किलोमीटर के ऊपर तक का रीजन, यानी कि अर्थ में स्थल मंडल से 200 किलोमीटर तक की गहराई तक जो रहता है वो दुर्बलता मंडल के तक का पार्ट आता है, यानी कि ऊपरी मंडल की सीमा बनाता है। 200 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर तक को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, ऊपरी मंडल एंड निचला मंडल। 2900 किलोमीटर से लेके 2900 किलोमीटर से लेके 5600 किलोमीटर तक को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। पहले 5000 तक बाह्य कोड और 5600 किलोमीटर को इनर कोड। इतना हम इस चीज को क्लासिफाई किए। अब मैं आपको बता दूं, ये सभी चीजें जो हैं सब तीन चीजों पर डिपेंड करती है, घनत्व, ताप और दाब पर। यानी रॉक का फॉर्मेशन मुख्यतः तीन चीजों पर डिपेंड करता है, घनत्व, ताप और दाब पर। डेंसिटी की जहां तक हम बात करते हैं तो सबसे ऊपरी पार्ट यानी क्रस्ट की जो डेंसिटी होती है वो 3.0 होती है। 3.0 मतलब सबसे कम होती है। यदि आप पूरे संपूर्ण पृथ्वी की बात करेंगे, यानी संपूर्ण पृथ्वी में तो यदि आप औसत घनत्व की बात करेंगे तो औसत घनत्व 5.5 होगा। और यदि आप क्रोड की बात करते हैं तो सर्वाधिक इसका क्रोड का जो घनत्व होता है सर्वाधिक होता है 13.6, यानी कि मैक्सिमम कितना होता है 13.6 होता है। अब आप आइए प्रेशर पे। जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे मास बढ़ता जाएगा, मास बढ़ता जाएगा तो फोर्स बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे फोर्स बढ़ता जाएगा तो आपका प्रेशर कंटिन्यूअसली डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाने पर इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि मास बढ़ता जाएगा यानी द्रव्यमान कंटिन्यू ऊपर से ज्यादा पुशअप होता जाएगा, ज्यादा भार होता जाएगा, तो क्या होगा, प्रेशर अपने आप बढ़ता जाएगा फिजिक्स के कॉन्सेप्ट के तहत। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट फैक्टर टेम्परेचर। टेम्परेचर का बेहद ही अटपटा या बेहद ही उटपटांग रूल चलता है पृथ्वी के नीचे के लिए। पहले 32 मीटर तक, पहले 32 मीटर, हर एक 32 मीटर की गहराई पे जो टेम्परेचर होता है वो 1 डिग्री बढ़ता है। ऐसा 100 किलोमीटर तक की रेंज तक चलता है, बट 100 से 300 किलोमीटर तक की रेंज के लिए हर 1 किलोमीटर पे 12 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ता है। कितना डिग्री सेंटीग्रेड? 12 डिग्री सेंटीग्रेड। और उसी तरीके से जैसे ही आप 300 किलोमीटर से नीचे आते हैं तो 300 किलोमीटर से थोड़ा सा नीचे या 500 किलोमीटर तक जाते हैं तो 1 किलोमीटर पे 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है, और नीचे जाते हैं, बियॉन्ड जाते हैं तो 1 किलोमीटर पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है। ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है चीजों के बारे में अंडरस्टैंडिंग रखने के लिए। तो मैं आपको एक बार कंप्लीट समरी दे दूं। पृथ्वी की भूप्रॉपर्टी की संरचना ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम से के चीजों से मिलकर बनी हुई है, जिसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज सबसे ज्यादा 47% एंड सिलिकॉन का परसेंटेज 28% पाया जाता है। इसके अलावा रेस्ट रिमेनिंग कुछ इस तरीके से है। पृथ्वी की संरचना को क्रस्ट, दुर्बलता मंडल, ऊपरी मंडल, निचला मंडल, बाह्य क्रोड, आंतरिक क्रोड में बांटा गया, जिनके घनत्व को ऊपर से नीचे जाने पे घनत्व बढ़ता है, ऊपर से नीचे जाने पे ताप भी बढ़ता है, ऊपर से नीचे जाने पे दाब भी बढ़ता है। ठीक है, ये चीजें हैं। अब इसमें तो कुछ और वैसा बेसिक कोई कॉन्सेप्ट बताने के लिए नहीं है। अब हम आगे देखेंगे कि हम रॉक के फॉर्मेशंस पे अब जाएंगे कि किस तरह से आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें, रूपांतरित चट्टानें बनती हैं, फिर किस तरीके से अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था, और किस तरीके से आर्कियन रॉक, फिर धारवाड़ रॉक, फिर कडप्पा रॉक आई, फिर उनका छत्तीसगढ़ में डिविजन्स कैसा रहा, छत्तीसगढ़ में टोटल कितनी चीजें पाई जाती हैं, तो हम उसको मैपिंग के थ्रू देखेंगे। ठीक है, आप इन सब चीजों को एक बार अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए, बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए।